अस्सलाम वालेकुम। फेक न्यूज़ बस्टर विद फ़खर दुरानी में खुश आमदीद। जजेस के दरमियान इख्तलाफात शिद्दत अख्तियार करते जा रहे हैं और बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये सवाल पूछा है कि अब ये जो मौजूदा हालात हैं, चीफ जस्टिस के खिलाफ जो रेफरेंस है उसकी जो सरबराही है आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की वो कौन करेंगे? क्या जस्टिस काजी फायद ईसा साहब ही इसकी सरबराही करेंगे और कौन कौन से जजेस इसमें शामिल होंगे? तो आज के इस प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगा कि काजी फायद ईसा साहब ये जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की सरबराही है, खास तौर पे चीफ जस्टिस के खिलाफ जो रेफरेंस है उसकी जो मुझे लगता है कि काजी फायद ईसा साहब नहीं करेंगे इसकी जो सरबराही है, या वो रिक्यूज कर जाएंगे ये तमाम जो कार्रवाई है उससे। वो क्यों काजी फायद ईसा साहब इससे माजरत करेंगे, इसके ऊपर तफसील में बात करेंगे। साथ ही प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे कि जस्टिस जो अतर मिनल्ला साहब का एक डाइसेंटिंग नोट है वो कितनी इंपॉर्टेंस का हामिल है, और ये जब भी चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस की कार्रवाई शुरू होगी तो ये जो नोट है डाइसेंटिंग नोट, ये एक डिसाइडिंग फैक्टर के तौर पे काम आ सकता है आगे चीफ जस्टिस के खिलाफ जो रेफरेंस है उसमें। प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में बात करेंगे, बहुत सारे लोगों ने ये सवाल सोशल मीडिया के ऊपर भी उठाया है कि जो पार्लियामेंट ने अभी हाल ही में एक बिल पास कराया है जिसमें चीफ जस्टिस साहब के जो अख्तियारात हैं, खासतौर पे बेंच बनाने के हवाले से, वो चीफ जस्टिस से लेके उसको तीन जजेस में डिवाइड कर दिए गए हैं कि तीन जजेस मिलके ये जो बेंच कंस्टिट्यूट करने के जो अख्तियारात हैं इनको दिए गए हैं। तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इस बिल को स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं या नहीं कर सकते? मेरी राय में, और जो आइन और कानून जो मैंने रिसर्च किया इसके ऊपर, उसके मुताबिक ये कोई भी अदालत इसको स्ट्राइक डाउन नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती, इसके ऊपर भी प्रोग्राम में तफसील में बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये जो अभी जजेस के दरमियान इख्तलाफात हैं वो अब शिद्दत अख्तियार करते जा रहे हैं। आपको याद होगा मैंने कुछ दिन पहले ही इसके ऊपर बात की थी कि अगर चीफ जस्टिस साहब ने एड्रेस ना किए ये जो बाकी जजेस हैं जिनको साइडलाइन किया गया है उनके कंसर्न्स को, तो ये एक दूसरे के खिलाफ, वो दिन दूर नहीं है कि एक दूसरे के खिलाफ फैसला देना शुरू हो जाएंगे, और वही हुआ। अब आपने देखा होगा कि काजी फायद ईसा साहब ने जो है वो एक जजमेंट दी, उसके बाद जो चीफ जस्टिस साहब थे उन्होंने एक सर्कुलर पास किया। सर्कुलर के बाद उन्होंने समझा कि सर्कुलर से जो एक जुडिशियल जो वो होता है कि जजमेंट जो होती है उसको नल एंड वॉइड करार नहीं दिया जा सकता, तो फिर उन्होंने एक 6 रुकनी बेंच कंस्टिट्यूट कर दिया। उसके बाद जो 6 रुकनी बेंच था उसने काजी फायद ईसा साहब की जो जजमेंट थी उसको उड़ा दिया। अब आज आपने देखा होगा कि काजी फायद ईसा साहब ने जो है वो इसके ऊपर के ये रजिस्ट्रार जो है सुप्रीम कोर्ट का, उसको तो हुकूमत ने हटा दिया था, वो फिर कैसे जो रोस्टर है वो करके ये जो 6 रुकनी बेंच की हवाले से वो सवालात उठाए हैं। तो ये जो आपस में एक दूसरे के साथ इख्तलाफात हैं वो अब शिद्दत अख्तियार कर चुके हैं, और उसके बाद सवाल ये उठता है कि ये जो चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस है जो दायर किया गया एक प्राइवेट शहरी की तरफ से, उसके ऊपर कार्रवाई कब होगी, कैसे होगी, कौन कौन से जजेस इस जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है उसमें बैठेंगे? तो जो आइन का आर्टिकल 209 है उसके तहत तो अगर किसी जज के खिलाफ रेफरेंस आता है और वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का मेंबर भी है, तो वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में नहीं बैठ सकता। उसके बाद जो सीनियर जज होगा वो उस जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है उसका मेंबर होगा। अब चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस आता है तो ऑब्वियसली काजी फायद ईसा साहब जो है वो सीनियर मोस्ट है, सीनियर प्यूनी जज हैं। वो इसकी सरबराही करेंगे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की, और उसके बाद जो दो और सीनियर तरीन जो जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के वो इसमें बैठेंगे। अब जो सीनियर काजी फायद ईसा साहब के बाद हैं वो हैं जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब, और उसके बाद जो है वो जस्टिस एजाजुल एहसन साहब है। एजाजुल एहसन साहब के खिलाफ भी रेफरेंस है, तो वो फिर वो भी नहीं बैठ सकते। उसके बाद जो सीनियर मोस्ट फिर जज जाते हैं वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं। अब जो मेरी काजी फायद ईसा साहब को बतौर एक सहाफ़ी पिछले जो कुछ सालों से मैं देखता आ रहा हूँ, काजी फायद ईसा साहब का जो बतौर एक जज का कंडक्ट है उसको, और जो उन्होंने हाल ही में कुछ जो इकदामात लिए हैं उनकी बुनियाद के ऊपर, ये मेरा अपना एक ज़ाती तजिया है कि जस्टिस काजी फायद ईसा साहब ये जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई है चीफ जस्टिस के खिलाफ उसमें नहीं बैठेंगे और रिक्यूज़ कर लेंगे। वो क्यों नहीं बैठेंगे, मैं उसकी रीज़न्स आपको बताता हूँ। बतौर एक सहाफ़ी जो जितना मैंने काजी फायद ईसा साहब को जाना है उसके मुताबिक अगर मैं कुछ आपको एग्जांपल्स देता हूँ, एक तो ये कि अभी हाल ही में काजी फायद ईसा साहब ने जो है वो अपने असासे जो है वो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के ऊपर डिक्लेयर किया। ये पाकिस्तान की तारीख में पहले जज हैं जिन्होंने इस तरह अपने असासे पब्लिकली डिक्लेयर किए हैं, वरना जजेस के हवाले से जो भी कोई आप राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत भी अगर उनके असासों की तफसीलात मांगे तो कोई सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर नहीं देता। काजी फायद ईसा साहब ने अपने तमाम असासे जो हैं, ना सिर्फ अपने बल्कि अपनी फैमिली के भी असासे डिक्लेयर कर दिए। उसके साथ साथ आपने देखा होगा कि जजेस को प्रोटोकॉल दिया जाता है, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी ये हमेशा पैदल ऑफिस आ जा रहे होते हैं। इन ये जो इस तरह के जो इकदामात हैं उनका एक मकसद है।
जो काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब हैं, जहाँ तक मैं समझा हूँ, ये एक अपनी लेगेसी छोड़ना चाहते हैं और एक ऐसा ये खुद को तारीख में ज़ाहिर करना चाहते हैं कि जो हमेशा ऑन द राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री है, वो उसमें शामिल होना चाहते हैं, ना कि उनकी तरफ जो हमेशा कोई गलत इक़दाम या नज़रिया ज़रूरियात के तहत कोई उन्होंने फ़ैसले किए हों। तो इनकी बुनियाद के ऊपर आपको ये याद होगा कि जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब और उसके साथ-साथ जो चीफ़ जस्टिस के दरमियान जो इख्तिलाफ़ात हैं, वो पब्लिकली नोन है, सबके नज़र में है, एक-दूसरे की ने तो अब जजमेंट्स देना भी शुरू कर दी हैं, जो रिसेंटली अभी मैंने बताया भी है आपको। तो जो मुझे लगता है कि काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब इस रेफ़रेंस की कार्रवाई से रिक्यूज़ कर लेंगे, ये कह के कि उनके जो आपस में जो डिफरेंसेस हैं चीफ़ जस्टिस के खिलाफ, इसलिए इंसाफ का तकाज़ा यही है कि वो इस जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई है, वो इसमें नहीं बैठना चाहेंगे। तो ऑटोमैटिकली अगर ये नहीं बैठते तो उसके बाद जो सीनियर मोस्ट जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के, वो उसकी सरबराही करेंगे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की, जो कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब हैं। उसके बाद जो 2 और जजेस चाहिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के लिए सुप्रीम कोर्ट से, उसमें फिर जो सरदार तारिक मसूद साहब के बाद आते हैं जस्टिस एजाजुल एहसन साहब, उनके खिलाफ क्योंकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर हो गया तो वो भी नहीं बैठ सकेंगे, तो उनकी जगह पे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब बैठेंगे। अब तीसरा जज कौन होगा? जो जस्टिस मंसूर अली शाह के बाद जो सीनियर मोस्ट हैं, वो जस्टिस मुनीब अख्तर हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर के खिलाफ भी रेफरेंस दायर हो चुका है, तो वो भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई में नहीं बैठ सकते। तो उनके बाद जो नेक्स्ट जो सीनियर जज हैं, वो जस्टिस याह्या अफरीदी साहब हैं। तो जस्टिस अब ये अगर काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब रिक्यूज़ करते हैं ये जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई में, तो फिर ये जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब इसकी निगरानी जो सरबराही कर सकते हैं और उसके साथ-साथ जो सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे, उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस याह्या अफरीदी साहब, ये शामिल होंगे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई में। तो अब ये जो मैंने अभी जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब की जो रिक्यूज़ के हवाले से ये मेरी अपनी ज़ाती एक राय है क्योंकि मैं समझता हूँ बतौर एक जो सहाफ़ी के एक बंदे की अपनी ऑब्ज़र्वेशन होती है, जो मैंने इनको ऑब्ज़र्व किया है काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब को तो उनकी बुनियाद के ऊपर ये मेरा जो है वो असेसमेंट है कि काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब जो है वो चीफ़ जस्टिस के खिलाफ रेफ़रेंस की कार्रवाई में नहीं बैठेंगे। अब आगे ये कार्रवाई कब शुरू होती है, इसके क्या नताइज निकलते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अब बढ़ते हैं जो प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा है कि जो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब का एक डिसेंटिंग नोट आया है, क्या उसकी कोई वैल्यू है या उसकी कोई लीगल कोई वर्थ है जो क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि जो जजमेंट थी वो तो 3 जजेस की जो है वो इलेक्शन के हवाले से आ चुकी है, इसलिए उसकी कोई जो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की जजमेंट है उसका कोई वो नहीं है। तो आपको मैं बताता चलूँ कि ये जो लीगल उसमें ये जजमेंट का डिसेंटिंग नोट भी जो है वो पार्ट ऑफ जजमेंट होता है और ये हमेशा रिपोर्टेड होता है। तो उसकी हमेशा से एक लीगल बाइंडिंग होती है और उसकी वर्थ भी होती है। तो ये जो जस्टिस सतर मिनल्ला की जो डिसेंटिंग नोट है उसकी बहरहाल एक वर्थ है और उसकी जो लीगल वैल्यू है वो एडमिसिबल है कोर्ट में कहीं भी अगर जजमेंट को ये कोट किया जाता है या फिर किसी के खिलाफ अगर इस्तेमाल हो तो ये एडमिसिबल है। तो जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चीफ जस्टिस के खिलाफ जो रेफरेंस है, जो मेरे ख्याल में ये सबसे इम्पोर्टेंट और डिसाइडिंग फैक्टर होगा जस्टिस सतर मिनल्ला साहब की ये जो जजमेंट है या डिसेंटिंग नोट है, वो बहरहाल ये चीफ जस्टिस के खिलाफ एक अहम एविडेंस के तौर पे या एक अहम शहादत के तौर पे वो किया जाएगा क्योंकि चीफ इसमें जो उन्होंने वो एक जो पॉइंट ये साबित कर रहा है चीफ जस्टिस का मिसकंडक्ट कि उन्होंने टी रूम में कुछ कहा, कोर्ट रूम में कुछ कहा, बेंच के हवाले से, तो ये चीफ जस्टिस के खिलाफ बड़ा एक अहम सबूत है। और ये जो मैं समझता हूँ कि ये जो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने ये जो दिया है, ये एक एक बाकायदा पर्पज़ के तहत दिया है ये वाली जो जजमेंट है, अदरवाइज़ ये उसका कोई वो जिस तरह लोग कह रहे हैं कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसकी वैल्यू होगी और ये आपको आने वाले दिनों में पता चलेगा अगर जब चीफ जस्टिस के खिलाफ कोई रेफरेंस की कार्रवाई बाकायदा तौर पे शुरू होती है। अब बात करते हैं जो तीसरा पॉइंट है उसके ऊपर कि क्या ये जो अ, पार्लियामेंट की तरफ से बिल पास किया गया है चीफ जस्टिस के जो अख्तियारात हैं उनको आगे डाइल्यूट करने के लिए या उनको आगे जो है वो दीगर जजेस के दरमियान भी वो करने के लिए खास तौर पे जिसमें है बेंच कंस्टिट्यूट करने के हवाले से है या आर्टिकल 184(3) के तहत जो सुओ मोटो के अख्तियारात हैं उसके हवाले से तो ये बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि ये बिल को पास होने दें उसके बाद देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट इसको जो है ना वो स्ट्राइक डाउन कर देगी इसको उड़ा देगी तो ऐसा नहीं है पार्लियामेंट जो है वो सॉवरन है और वो कोई भी लेजिस्लेशन करती है तो उसको प्रोटेक्शन है जो आइन के तहत आर्टिकल 239 के तहत अगर किसी भी आइन में तरमीम की जाती है जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होती हैं उसको जो है सुप्रीम कोर्ट हो या कोई भी कोर्ट हो
वो स्ट्राइक डाउन नहीं कर सकती, ना ही उसको चैलेंज किया जा सकता है। इसी तरह जो आइन का आर्टिकल है 203, उसके तहत कोई भी जो लेजिस्लेशन होती है या जो बिल पास होता है उसके ना ही सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, ना किसी और कोर्ट में चैलेंज जा सकता है। आइन का जो आपको मैं एक रीसेंट एग्जांपल देता हूँ कि जो नैब लॉ में अमेंडमेंट किए गए थे हाल ही में, और पीटीआई ने इसको चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें फिर वही ये जो जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब, जस्टिस इजाजुल एहसन साहब भी इस ये जो है उस कार्रवाई का हिस्सा थे, ये जो समाअत थी, तो उसमें भी ये क्वेश्चन रेज किया गया था कि क्या ये चंद मखसूस जो पार्लियामेंटेरियन है उनको फ़ायदा देने के हवाले से ये जो लेजिस्लेशन की गई है, तो उस पे जो सीनियर जो वकील थे मखदूम अली मोहम्मद खान, उन्होंने इसके ऊपर बाकायदा आर्ग्यूमेंट्स दिए थे, ये जो नैब लॉ वाला जो अमेंडमेंट्स थी उसमें, कि जो सुप्रीम कोर्ट है इसको स्ट्राइक डाउन नहीं कर सकती कोई भी लेजिस्लेशन हो। जो आइन का आर्टिकल 203 का ये जो है सब क्लॉज डी, उसके मुताबिक ये जो स्ट्राइक डाउन करने के हवाले से है किसी भी कानून को, वो फेडरल शरीयत कोर्ट के पास है कि अगर वो जो इस्लाम के जो मनाफी हो, तो फिर उसको जो है फेडरल शरीयत कोर्ट ही उसको सिर्फ डिक्लेयर कर सकती है कि ये अगेंस्ट दी जो वो है इस्लामिक उसके, बाकी अदरवाइज इसको कोई भी अदालत जो है वो नहीं किसी भी लेजिस्लेशन को स्ट्राइक डाउन कर सकती। उसी के साथ साथ जो है उसी ही आइन के आर्टिकल 203 की जो सब क्लॉज जी है, उसके तहत कोई भी ये जो इस तरह की लेजिस्लेशन हो या कोई भी कानून साजी हो, बिल हो, उसको ना सुप्रीम कोर्ट ना ही हाई कोर्ट स्ट्राइक डाउन कर सकता है। आर्टिकल 203 की सब क्लॉज जी। तो बेसिकली ये होता है कि कोई भी इस तरह की जो लेजिस्लेशन हो, लेजिस्लेशन को चैलेंज जो किया जाता है आइन के आर्टिकल 8 के तहत, कि ये बेसिक जो फंडामेंटल राइट्स हैं ऑफ द सिटीजन, उनकी जो है वो इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स हो। अब मुझे ये बताएं कि ये जो लेजिस्लेशन की गई है, क्या इसमें कोई जो बुनियादी इंसानी हकूक हैं उसकी कहाँ पे खिलाफ वर्जी हो रही है जिसके तहत ये कोई चैलेंज किया जाएगा? क्योंकि जो बुनियाद चैलेंज करने की होती है वही आइन के आर्टिकल 8 के तहत ही किया जाता है। इसमें मुझे कोई लीगल एक्सपर्ट, ना ही मैंने जितनों से भी बात की है, कि इसमें कोई भी इस तरह की वो नहीं है कि जिसमें बुनियादी जो फंडामेंटल राइट्स हैं किसी भी शहरी के, वो वायलेट हो रहे हों या ये इनकंसिस्टेंट हो विद द फंडामेंटल राइट्स। तो ये तमाम जो आइन के आर्टिकल में ये जो पार्लियामेंट की तरफ से लेजिस्लेशन की जाती है, उसको आइन में बाकायदा तौर पे प्रोटेक्शन है, और ये सुप्रीम कोर्ट बिला वजह इसको, हाँ अनलेस कि कोई इसमें कोई ये साबित कर दे कि इसमें जो है ना मेरे बुनियादी हकूक जो है वो सलब हो रहे हैं, खास तौर पे शहरियों के, तो तब इसको जो है ना वो चैलेंज किया जा सकता है या कोर्ट इसको एंटरटेन कर सकती है। अदरवाइज जो सुप्रीम कोर्ट ना ही हाई कोर्ट, ये जो बिल पास किया गया हुकूमत की तरफ से, इसको ना ही चैलेंज किया जा सकता है, ना ही स्ट्राइक डाउन किया जा सकता है। आज तक के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम भी पसंद आएगा। अपना फीडबैक ज़रूर देता रहा करें। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।